वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हम लोग इस बार बिहार एपीओ मेंस 2022 का माइनर एक्ट्स का क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं और बिहार एपीओ मेंस 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई आपके जूनियर, सीनियर, बैचमेट, फ्रेंड कोई भी अगर बिहार एपीओ मेंस 2022 इस बार दे रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि ये इस बार बिहार एपीओ मेंस क्रैक करना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। क्यों और कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं भी थोड़ा डायलॉग बाजी कभी कभी कर लेता, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसे ये मौका ना मिलेगा दोबारा। जस्ट मजाक में थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा हूँ मैं। देखिए कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। माइनर एक्ट से सभी स्टूडेंट परेशान होते हैं, इनका क्लासेज आपको फ्री हो गया, वो भी अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। माइनर एक्ट्स में मैं आप लोगों को पिछड़ने नहीं दूंगा, दिस इज माय एश्योरेंस। आईपीसी का सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 39 वीडियोज हैं। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाके वो सीरीज देख लीजिएगा। हमें भरोसा है कि ये जो आईपीसी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एविडेंस एक्ट चल ही रहा, दुआ कीजिए एग्जाम से पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर दें एंड होपफुली हम लोग कर देंगे। आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होगा। आप सीआरपीसी की बात कर लेते हैं। सीआरपीसी का भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बना रखा है वीडियो, आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और स्पेशल 4 टॉपिक मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अरेस्ट, चार्ज, ट्रायल प्रोसीजर, इसमें सारा है, सेशन ट्रायल, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल। तो ट्रायल प्रोसीजर और उसके बाद कॉग्निजेंस, ये इतने वाइटल टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक्स है, आपके हो सकता है कि चार क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कि 3 क्वेश्चन। तो इनको सबसे पहले तैयार कीजिएगा और जो वीडियो हमने बनाया है उसको आप देखिएगा, आप लिख देंगे सारे क्वेश्चंस। थोड़ा जीके को ठीक कर लीजिए। तो इस बार बहुत ही हाई चांस है बिहार एपीओ मेंस 2022 क्रैक करने का। निराश नहीं होना है। स्टूडेंट्स आर माय सोल एंड हार्ट। आप कोशिश कीजिए, सीएलसी आपके साथ है और अपने सपने को साकार कीजिए। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, किसी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो में पूछा था कि सर एविडेंस का जो डेफिनेशन है, हाउ दैट डेफिनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो देखिए ये एविडेंस एक्ट का एविडेंस का डेफिनेशन है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। साथ में एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि एग्जाम टाइम है, बहुत कम समय है। हम लोग जितना कट शॉर्ट, टू द पॉइंट, टू द बेसिक होंगे उतना ही हम लोगों के लिए ये पर्पसफुल और उतना ही ये हम लोगों के लिए इफेक्टिव होगा। सो फार एज ये जो डेफिनेशन, ये पार्ट 1 जो है, क्लॉज 1 कि ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड, मतलब ये ओरल स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है। और ऑल स्टेटमेंट लिखा हुआ, हर स्टेटमेंट जिसकी इजाजत कोर्ट दे, तो ये ओरल एविडेंस। और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, मीन्स कि एविडेंस 2 ही तरीके के होते हैं, दोनों को कवर कर दिया गया। चूंकि वर्ड यूज किया गया ऑल स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। हम लोग अभी एविडेंस का जो डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है, हमारे बिहार एपीओ के लिए ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अदर स्टेट्स के लिए जरूरी है।
ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो थोड़ी देर के लिए एग्जॉस्टिव डिफिनीशन हम लोग उसे कहते हैं विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नथिंग इज लेफ्ट आउट। तो आपने एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करी है आपने, तो इसलिए इसको एग्जॉस्टिव डिफिनीशन कहा जाता है। कुछ जूरिस्ट के हिसाब से चूंकि वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स यूज किया गया है, तो आप देखेंगे अवतार सिंह वगैरह ने उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव डिफिनीशन है। सरकार की भी बुक में आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सो फार आप ये मान के चलिए, आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो दिस इज एग्जॉस्टिव डिफिनीशन। और कैसे, बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि ऑल स्टेटमेंट कोड टू बी परमिट एविडेंस बेसिकली दो ही तरह के हो सकते हैं, आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन इस डिफिनीशन का भी क्रिटिसिज्म है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया, उस वीडियो को आप देख लेंगे। और आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये क्वेश्चन नंबर 232 रेज जेस्टे करेंगे। और रेज जेस्टे से पहले हम लोग सेक्शन 5 जैसे कंटिन्यूटी में कि हम लोग ये कवर कर लें। तो सेक्शन 5 के लिए आप सिर्फ यही याद रखिए कि एविडेंस जो है सिर्फ दो ही चीज़ों का दिया जा सकता है, या तो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का, और किसी दूसरे चीज़ का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो नो अदर्स को भी मैं रेड टेक्स्ट से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये देखिए फैक्ट इन इशू बताया ही है आपको पिछले वीडियोज में, वो आप देख लीजिएगा। रेलेवेंट फैक्ट भी बताया हुआ है पिछले वीडियोज में, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो अब नाउ सेक्शन 5 पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसको आप खुद भी करेंगे, यू कैन फॉलो दिस। हम लोग मेन सेक्शन 6 में आ जाते हैं, और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है आज हम लोगों के ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 232, ए एंड बी आर रूम पार्टनर्स एंड गुड फ्रेंड्स। ए सेज टू बी दैट सी इज सेक्सुअली हरासिंग हर, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ आप लोगों को पढ़ा दूं, उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे। और ये पूछा गया है कि रेस जेस्टे कैसे हियर से रूल का एक्सेप्शन है, और हियर से रूल के एक्सेप्शन के भी बारे में पूछा गया है। तो नाउ कमिंग टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 मैं भी जब स्टूडेंट था, LLB कर रहा था, तो मुझे भी कॉलेज टाइम में समझ में नहीं आया, प्रैक्टिस में काफ़ी दिनों तक समझ में नहीं आया। बहुत सारी किताबें पढ़ी, कई सारे केसेस किए, कई सारे जजमेंट पढ़े, तब जाके धीरे धीरे मैं इसको समझ पाया। रेस जेस्टे का ये थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सिंपल सी लैंग्वेज में रेस जेस्टे इतना सिंपल है कि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। लेकिन रेस जेस्टे का जो एक्सप्लेनेशन हम लोग किताबों वगैरह में पाते हैं, तो वो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह का एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको डिफाइन करूंगा यहाँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि हाउ एंड व्हाट इज द रेस जेस्टे। ये लिखा हुआ फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, वो फैक्ट्स इशू में नहीं है, लेकिन दे आर सो कनेक्टेड विथ ए फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, आपको होल एंड सोल बस यही समझना है कि ट्रांजैक्शन क्या है और उसके पार्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन को आपको मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लूं, थोड़ा ये ऐसे लिखते हुए टाइम तो लगता है, बट आई होप कि ये टाइम लगे लेकिन टॉपिक ठीक हो जाए, नंबर आ जाए उसमें बेहतरीन। तो टाइम लगे कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमें होल एंड सोल अगर कुछ करना तो सब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो पार्ट तो हम लोग समझ रहे हैं, पार्ट इट डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन हम लोग इवेंट को कहते हैं, फैक्ट को कह सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट प्रिंसिपल फैक्ट होना चाहिए, या वो फैक्ट इन इशू को समझाया गया पिछले वीडियोज में, आप देख लीजिएगा उनको।
तो किताबों में रेफर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट भी रेफर किया गया है, ट्रांजैक्शन को क्राइम भी रेफर किया गया, ठीक है, उन्होंने गलत नहीं रेफर किया है, सही रेफर किया है। तो ट्रांजैक्शन इज द इवेंट। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड से आपको पढ़ा रहा हूँ गूगल मीट पे, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मिस माइंड हो गया था गूगल मीट पे, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, मेरा वीडियोग्राफर वहाँ है, वो मुझे देख रहा। तो दिस वीडियो शूटिंग इज एन इवेंट। मैं बोल रहा हूं, तो इस वीडियो शूटिंग इवेंट का ही ये पार्ट है। तो देखिए, कोई भी फैक्ट अगर हम कंसीडर करेंगे तो उस फैक्ट के साथ जो तमाम एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं उनको भी कंसीडर करेंगे ताकि हमें सच्चाई का पता लग सके। अब मान लीजिए मैं ये वीडियो शूट हो रहा, सामने मेरा फोटोग्राफर है, मैंने ये ब्लैक कोट पहना हुआ है, तो देख रहा कि मैंने ब्लैक कोट पहन रखा है, यहाँ पे माइक लगा रखा है। तो एक पार्ट के साथ जो उसके एसोसिएटेड पार्ट हैं, तो कोई भी फैक्ट, ए फैक्ट इज नेवर टू बी सीन इन आइसोलेशन। फैक्ट को अलग हम नहीं देख सकते, एक फैक्ट को उसके साथ जो बाकी जितने कनेक्टेड फैक्ट हैं उनके साथ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ए को कुछ लड़के मिलके पीट रहे हैं। ए का ये घर है, ए के डैड ने देखा कि सामने उसके बच्चे को कुछ लड़के मिलके पीट रहे हैं। इसके बाद तो एक ही पिटाई हो रही, ये ट्रांजैक्शन हो गया। इसका पार्ट ये हो गया कि इसके डैड ने देखा पिटाई होते हुए, तो उसके डैड का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा कि डैड आएगा, इंटरवीन करेगा बचाने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स को हम टुगेदर अगर कंसीडर करेंगे तो हमें मामले की सच्चाई का पता लगेगा, और यही रेस जेस्टे का यूटिलिटी है। अब मान लीजिए कि एक ही पिटाई हो रही है, लड़के पीट रहे हैं, पिताजी ने बालकनी से देखा, दरवाजा बंद करके सो गए, न पुलिस को कॉल किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है। हम बात बात में कहते हैं कि पूरी बात सुनिए, क्यों तोड़ मरोड़ के हमारी बातों को आप पेश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम कॉमन सेंस, और रेस जेस्टे भी उसी लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड है कि कोई भी फैक्ट हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, उसके साथ जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो एंड दैट इज कॉल्ड रेस जेस्टे। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझाया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो है बी को पीट पीट के मार देता है। तो जब ए बी की पिटाई कर रहा, इसको थोड़ा स्पेस बनाते हुए ए जो है यहाँ पे देखिए, इस ए बी की पिटाई कर रहा, तो और पिटाई करते करते बी की डेथ हो जाती है। तो ए द्वारा बी की पिटाई करना और उस दौरान उसका डेथ हो जाना, ये आपका एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब ए और बी ने, ए ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, कितना चीखा चिल्लाया या नहीं चीखा चिल्लाया, तो जो भी बाई स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग देख रहे हैं। तो इस पिटाई के, इस ट्रांजैक्शन के साथ उनका देखना, मान लीजिए कि ए बी की पिटाई कर रहा है और यहाँ पे बाई स्टैंडर्ड्स हैं, पासर्स बाई हैं, चश्मदीद हैं, ये देख रहे हैं। तो ये पिटाई और इनका देखना, ये एक पार्ट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सामने देख रहे हैं, ए बी की पिटाई कर रहा है, इस कदर पिटाई कर रहा है कि बी की डेथ हो जाती है। ना ए कुछ बोलता, ना बी कुछ चीखता, ना ये लोग कुछ देखता। अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि ये सामने है, बिल्कुल सामने 2 मीटर की दूरी पे है, ये ऐसे मुंह करके इधर को खड़े हैं, यहाँ पे ए और बी को पीट रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखा। क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं दिखा।
तो पॉइंट इज दिस कि अगर हम एक फैक्ट को उस फैक्ट के साथ जो एसोसिएटेड फैक्ट है, कनेक्टेड फैक्ट है, अगर उनके साथ देखेंगे तो हमें मामले की सच्चाई का पता लगेगा। तो द लॉ इज कि a fact is not to be seen in isolation, it is to be considered along with its associated fact। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, A is accused of waging war against government of India by taking part armed insurrection। तो इसमें जो गोल्स आर ब्रोकन ओपन और ये सारे अकरेंस जो रेलिवेंट हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन। जनरल ट्रांजैक्शन क्या है? वेजिंग वॉर, और उसके कंसीक्वेंस में तो गोल्स आर ब्रोकन ओपन, ट्रूप्स आर बीइंग अटैक। तो ये सारी चीजें उसी की पार्ट हैं। A suit B for libel contained in a letter forming part of correspondence, letters between the parties relating to subject out of which the libel arose and forming part of correspondence in which it contained are relevant fact because ये उसी ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो शूट हो रहा है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये मेरा वीडियो पोस्ट हो गया यूट्यूब पे और आप लोग देख रहे हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आपके घर वाले ने नोटिस किया कि आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके द्वारा मेरा वीडियो देखना ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। इस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया कि घर वाले ने आपका देखा। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। आप खूब पढ़ाई करते हैं, आप 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन घर वाले ने कभी आपको पढ़ते हुए नहीं देखा, सब लोग साथ रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन पेरेंट ने तो कभी आपको पढ़ते नहीं देखा। तो आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये मैटर अंडर इंक्वायरी हो गया, ये एक प्रिंसिपल फैक्ट हो गया, ये फैक्ट इन इशू हो गया, ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया। तो आप खूब पढ़ रहे हैं, तो जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेज है, आप घर में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो इन सारे फैक्ट को अगर एक साथ हम देखेंगे तो हमें मामले की सच्चाई का पता लगे। एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट वी गेट बाय रेस जेस्टर। तो अगला इलस्ट्रेशन दिया है कि द क्वेश्चन whether certain goods ordered from B were delivered to A, the goods were delivered to several intermediate persons successively, each delivery is a relevant fact। तो उसी का पार्ट ये हो गया। एक चीज और याद कीजिएगा कि इंग्लिश लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड और इंडियन लॉ इज मच वाइडर। कल के भी वीडियो में शायद मैंने बोला था इसको, आप देखिए इंडियन लॉ इज हाउ मच वाइडर देन इंग्लिश लॉ। ये सेक्शन 6 हमें निकाल, I have taken the yes whether they ये part of same transaction whether they occurred at the same time and place or at different time and place। तो ये जो है इंग्लिश लॉ में सिर्फ सेम टाइम एंड प्लेस ही है अंडर इंग्लिश लॉ, लेकिन इंडियन लॉ में whether they occur at same time and place or different time and place। तो therefore इंडियन लॉ इज मच वाइडर देन इंग्लिश लॉ। अगर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ और आप वाहवाही में लिखते हैं तो आपने गलत नहीं लिखा, लेकिन आपका आंसर इज रेलिवेंट। और अगर एग्जामिनर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होगा तो इट मे ऑफेंड यू एग्जामिनर। तो एग्जाम में कभी भी आप देखिए, आपको रेलिवेंट लिखना। आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ रजिस्ट्री के अंतर्गत, और आप इसको लिख देते हैं,
तो आपने सही लिखा और गलत भी नहीं लिखा आपने, लेकिन इज दैट रेलिवेंट? आप जज बनेंगे या एपीपी बनेंगे, कम से कम जजेज, आप जो जज बनने जा रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर, या एपीओ बनने जा रहे हैं, आप एपीपी बनने जा रहे हैं, शुड नॉट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेलिवेंट? आप जुडिशियल अफसर बनेंगे तो जजमेंट में भी अगर ये आदत होगी इररिलेवेंसी लिखने की, तो अनाप शनाप चीजें लिखते चलेंगे। तो therefore, so far as the job profile is concerned, आपको अपना आंसर बिल्कुल रेलिवेंट रखना। अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आप जरूर लिखिए, और आपका आंसर रेलिवेंट कैसे हो इनटू द कंटेक्स्ट, तो उसका एक ही तरीका है। सॉरी, आई एम नॉट वेल, एनीवे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो यू मे अंडरस्टैंड व्हाट portion of your answer is relevant and what portion of your answer is going to be irrelevant। अब जनरल सी कुछ बातें करते हैं हम लोग। ये ट्रांजैक्शन का ये हमने दिया है, द एक्सप्रेशन ट्रांजैक्शन मीन्स event or crime which is a fact in issue, then evidence can be given of every fact which forms part of same transaction। every fact की वो चैन, पूरी चैन को कंप्लीट करने के लिए लिटरल मीनिंग जो है रेज जेस्टे का थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये लिटरल मीनिंग है। और इसका जो है व्हाई as a thing done in the course of transaction is relevant, because ये complete picture देता है, मामले की सच्चाई को बताता है, और बाकी ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, इनको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर कंटेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ जैसे मान लीजिए स्पॉन्टेनियस और साइमल्टेनियस अटरेंस हो गया तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। अब मान लीजिए जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया तो कनेक्टिविटी जो है वो इमीडिएट होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए और डी रिसेंट ही होनी चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मान लीजिए कि ए बी को पीट रहा और ए बी की पिटाई कराए, इस बात को सी ने देखा, तो ये स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, नेचुरल होना चाहिए। अब मान लीजिए आज के ही क्वेश्चन में कंटेम्पोरेनियस, आज का ही जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि ए और बी रूम पार्टनर हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, और ए जो है बी को कहती है कि सी जो है उसे सेक्सुअली हरास कर रहा। अब मान लीजिए कि ये सेक्सुअल हरासमेंट की घटना पुरानी है, 2 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी है, लेकिन अगर ताजा है, डी रिसेंट ही है, तो ऐसे तो देखिए थोड़ा हियर से को समझ लेते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट डायरेक्ट दैट इज हियर से। हियर से इज टोटली इनएडमिसिबल, इसके लिए सेक्शन 60 को देखिए। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है वो सेक्शन 60 को एक बार निकाल के जरूर पढ़िएगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा, अगले वीडियो में जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सो फार एज हियर से इज कंसर्न कि सुना सुनाया किसी और, अब मान लीजिए कि मैंने जो है किसी आदमी को कहा कि भाई आज मेरे सर में दर्द हो रहा, और दर्द मुझे अभी हो रहा है, और मैं शाम को जाके उसे बोलता हूँ, तो टाइम गैप हो गया। टाइम गैप उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जो सो फार एज कनेक्टिविटी, तो उस चीज को सो फार एज दैट थिंग इज कंसर्न्ड हियर, ये जो अटरेंस तो हो गया, और स्टेटमेंट मस्ट बी कंटेम्पोरेनियस। अब मान लीजिए कंटेम्पोरेनियस इनटू द सेंस कि जब ए इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो उसी के इफेक्ट, अब मान लीजिए किसी को कोई सेक्सुअली हरास करेगा तो स्वाभाविक है, नेचुरल रिएक्शन है कि वो गर्ल किसी न किसी को बताएगी उन सारे चीजों को, अपनी मॉम, डैड, फैमिली, फ्रेंड, किसी को भी बताए। आप अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए, उसकी जो सिचुएशन चल रही थी
वो अंकिता भंडारी वाले केस में उसने व्हाट्सएप करके अपने फ्रेंड पुष्पराज को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ हो रही है, तो उसका वो बताना अंकिता भंडारी वाले केस में that becomes part of same transaction and that would be admissible in evidence। तो उसी तरीके से वो डी रिसेंटी मान लीजिए कि ए इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, ए को आज हरास किया गया, अब ये 2 महीने के बाद बताती है बी को कि उसे 2 महीने पहले सेक्सुअली हरास किया गया था, तो डेट में नॉट बी रेस जेस्टे। रेस जेस्टे के लिए जो स्टेटमेंट है डेट मस्ट बी डी रिसेंटी, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। तीसरा है इफ स्टेटमेंट इज मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर एंड इट्स मेकर हैज टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड डेलिब्रेशन, झूठा करने का, तोड़ मरोड़ करने का, तो या ये नरेशन ऑफ पास इंसिडेंट्स है तो ये रेलिवेंट नहीं होगा बिकॉज इट इज नो मोर रेस जेस्टे। और स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन इज ऑल्सो नॉट रेस जेस्टे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज ओनली रेस जेस्टे। और ये रेस जेस्टे इज हाउ एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। तो देखिए हियरसे में भी अगर मान लीजिए ए ने बी को कुछ कहा तो ए का जो स्टेटमेंट है ए ही प्रूफ करेगा, ए ने जो कहा अगर बी उसको प्रूफ करता है तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे हियर से हो जाएगा। बट रूल ऑफ रेस जेस्टे इज, इसको गिवन क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किया था कि आपको रेस जेस्टे मैं समझा सकूं। तो ए जो है और बी रूममेट है, ए चूंकि शी वाज सेक्सुअली हरास, तो इस कारण से ए ने बी को बताया। तो अब पॉइंट इज दिस कि ए व्हेन ए वाज सेक्सुअली हरास्ड एंड व्हेन ए टोल्ड दिस फैक्ट टू बी, तो इन दोनों में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप हो जाएगा देन इट इज नो मोर डी रिसेंटी and then it is no more res gestae, it becomes hearsay। तो into the given question अगर ये मान लीजिए कि अगर डी रिसेंटी है तो इसका आंसर डी होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इट बिकम्स रेस जेस्टे। और अगर रिसेंट है तो, और रिसेंट नहीं है तो ये हियरसे हो जाएगा। तो हियरसे में देखिए सेक्शन 60 में है कि जिसने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना और अपने इंद्रियों से महसूस किया। तो जैसे मैंने कोई क्राइम होते हुए देखा तो ये मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं आके किसी को बताता हूँ कि मैंने क्राइम होते हुए देखा, तो जैसे लोगों से सुना कि उसने किया, तो लोगों से सुना उसने, डेट विटनेस इज नॉट डायरेक्ट, तो वो हियर से हो गया, सुना सुनाया बयान हियर से। तो रेस जेस्टे में भी ए इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। ए का स्टेटमेंट ठीक है बिकॉज ही इज द विक्टिम, लेकिन ए ने ये बात सेक्सुअल हरासमेंट की बी को बताई, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट एक इंसिडेंस हो गया, एक इवेंट हो गया, प्रिंसिपल फैक्ट हो गया। और इस प्रिंसिपल फैक्ट का कंसीक्वेंस आप खुद सोचिए, ए को सेक्सुअली हरास किया गया, क्या वो अपना ये स्थिति क्या बी से शेयर नहीं करेगी या चुपचाप रहेगी? तो एनीवे टाइम बहुत कम है, मेरी इच्छा होती है काफी इस पे फुल लेंथ वो करने का, लेकिन उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी वीडियो ऐसे ही लंबी होती जा रही है और मेरे ऊपर प्रेशर बनते जा रहा है शॉर्ट वीडियो खींचने का। वो लोग इशारा कर रहे हैं कि सर ज्यादा हो गया। तो खैर एनीवे आगे चलते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं कुछ केस लॉ, इन सारे केस लॉ को आप जरूर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक बेडिंगफील्ड का फैक्ट्स लिखा हुआ। ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से रेलिवेंट है इंडियन लॉ में, क्योंकि इंग्लिश लॉ में सेम टाइम सेम प्लेस है, इसलिए ये रेलिवेंट है। इंग्लिश लॉ में इंडियन लॉ के अंतर्गत
डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस भी है, तो इसलिए इंडियन लॉ के अंतर्गत ये रेलेवेंट नहीं होगा। और अगर आपको इसमें जजेज का नाम अगर याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो कोई बुरा नहीं है। साइटेशन याद करने से बेहतर है कि अगर याद करना आप चाहते हैं तो जजेज का नाम याद कर लीजिए। साइटेशन के बारे में भी मैंने पिछले वीडियोज में बहुत कुछ कहा है। साइटेशंस किसी को याद नहीं हो सकते। कोई आदमी अगर साइटेशन याद कर और लिखने की बात और ये कोई सजेशन देता है तो इस जमाने का आइंस्टीन से भी बड़ा शख्स है। मैं सलाम करता हूँ वैसे, खैर चलिए छोड़िए। एनीवे टाइम, ये अगला केस है आर वर्सेज क्रिस्टी का। इस केस में वही फैक्ट्स अपनाया गया था और है ए स्टेटमेंट मेड बाय यंग बॉय टू हिज मदर शॉर्टली आफ्टर द इंसिडेंट। तो आफ्टर इंसिडेंट सेम टाइम सेम प्लेस नहीं हुआ, तो बेडिंग फील्ड वाला भी कि सेम टाइम सेम प्लेस नहीं हुआ, तो इसलिए बेडिंग फील्ड में भी रेस जेस्ट नहीं माना। कि मैं बहुत फास्ट हो गया तो कुछ बच्चे लोगों को दिक्कत होगी, थोड़ा सा 2-4 मिनट में समझा ही देता हूँ इसको। एक वुमेन थी, उसका गला काट के एक्यूज भाग गया। तो जब वो भाग गया उसके बाद उस वुमेन ने अपनी आंटी को कहा कि देखो बेडिंग फील्ड ने क्या किया। तो जब गला काट रहा था या जब ऐसी बातें हो रही थी उस समय बोलती तो वो रेस जेस्ट माना जाता, क्योंकि तब वो होता पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। तो कोर्ट ने कहा कि वो भाग गया तो इसलिए सेम टाइम सेम प्लेस नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट रेस जेस्ट। और उसी प्रिंसिपल को आर वर्सेज क्रिस्टी में भी अप्लाई किया गया। रटन वर्सेज रेजिना का एक केस है। इसमें एक महिला थी, वो काफी परेशानी में अंडर डिस्ट्रेस थी और टेलीफोन ऑपरेटर को बोले कि पुलिस से कनेक्ट कर दीजिए। और जब पुलिस आई वहां पे तो वो शी वाज फाउंड डेड। हर हस्बैंड पे उसके मर्डर का आरोप लगा, शूटिंग का। उसने ये प्ली लिया कि गलती से गोली चल गई थी, लेकिन अगर गलती से गोली चलती तो फिर वो महिला पुलिस को क्यों फोन करती। तो उसी चीज को इट वाज हेल्ड टू बी इंटेंशनल ऑन द बेसिस ऑफ हर कॉल टू द ऑपरेटर टू कनेक्ट द पुलिस एज नो विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट वुड थिंक ऑफ गेटिंग द पुलिस प्रायर टू इंसिडेंट। Call by the woman and whatever she said was held to be registered as part of same transaction। तो अगर मान लीजिए कि किसी महिला ने फोन किया, ऑपरेटर कहा कि टेक मी टू द पुलिस, गेट मी द पुलिस। तो पुलिस आई, तब तक वो महिला मर चुकी थी, उसका हस्बैंड था। तो हस्बैंड ने कहा कि बंदूक साफ कर रहा था, गलती से गोली चल गई। तो अगर गलती से गोली चल जाती तो फिर क्यों पुलिस को फोन करती। तो इसीलिए रेस जेस्ट पूरे मामले की सच्चाई, अगर प्रिंसिपल फैक्ट और उसके साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स को हम देखेंगे तो मामले की सच्चाई का पता लगता है। एक और केस है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं। इन सारे अब हाईलाइट में भूल भी जाऊं तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेज। नेक्स्ट केस है आर वर्सेज फोस्टर का। इस केस में जो डिसीज हैड बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट बाय द स्पीडिंग ट्रक, द विटनेस हैड नॉट सीन द इंसिडेंट। मान लीजिए स्पीडिंग ट्रक है, मैंने तो एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, लेकिन विक्टिम आया मेरे पास और मेरे को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो विक्टिम का ये कथन, ये दैट बिकम्स रेस जेस्ट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक अगला केस है जी विजयवर्धन। केसेस बहुत है, मैंने भी 5-6 केसेस कर दिए हैं। मुझे ये जरूरी है इसलिए मैंने कर दिया। चलिए जो भी है 5-6 केसेस रेस जेस्ट चैप्टर पे होना चाहिए। तो जी विजयवर्धन राव का केस है। इफ द स्टेटमेंट इज मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर एंड इट्स मेकर हैज हैड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, डेलिब्रेशन, फैब्रिकेशन। तो रेस जेस्ट भाई सच्चाई के लिए, झूठे बयान के लिए, फैब्रिकेशन के लिए थोड़ा ही रेस जेस्ट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अगला केस है सुखर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो विक्टिम वाज शॉट बाय द एक्यूज व्हेन ही रेज्ड अलार्म और विटनेस रश टू द स्पॉट। तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना गया और इसको भी रेस जेस्ट माना गया। अब आते हैं आज के क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्या देंगे।
पीटी का तो क्वेश्चन एमसीक्यू तो हो गया, टिक कर दिया। मेंस का क्वेश्चन, इलस्ट्रेट दैट हाउ रेस जेस्ट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। तो आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एज टू व्हाई यू नीड टू रीड योर क्वेश्चन 2-3 टाइम्स बिफोर आंसरिंग, बिकॉज आप देखिए आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि रेस जेस्टे हियरसे रूल का कैसे एक्सेप्शन है। तो अब इसमें आप ये सारे केस लॉ वगैरह लिखने लगे हैं, ये सारी चीजें बताने लगे जो हमने केस लॉ लिखा हुआ है, तो विल यू आंसर बी प्रॉपर? आपसे लिमिटेड एक्सटेंट में पूछा जा रहा है कि हियरसे रूल का कैसे एक्सेप्शन है। तो इसमें सबसे पहले आप रेस जेस्टे को हल्का सा डिफाइन करेंगे, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 जो अभी आपको बताया, और उसके बाद आप हियरसे को डिफाइन करेंगे, बताएंगे सेक्शन 60 और एविडेंस विच इज नॉट डायरेक्ट। तो ये आपका इंट्रो हो गया। हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, लेकिन वही इनडायरेक्ट एविडेंस अगर हियर से भी इज इनडायरेक्ट एविडेंस। circumstantial evidence is also indirect evidence, but circumstantial evidence is admissible. Here say evidence is no evidence at all and this is inadmissible. तो अगर indirect evidence if the part of same transaction, मैं इसको लिख देना चाहूंगा क्योंकि बच्चे लोग बोलते रहते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर आप लिखा कीजिए, और मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर इसलिए कि टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, स्टाफ अरे रुको भाई करेंगे। तो देखिए एक दो चीजें क्रक्स में कि हियर से जो है आपका इनडायरेक्ट एविडेंस है, हियर से मैं कई बार कह चुका कि इनएडमिसिबल है, इसको लिख लीजिए, हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। तो इनडायरेक्ट एविडेंस if part of same transaction whether they occur, अब सेक्शन 6 में आ जाइए, whether they occur at same time same place or different time different place, ये जो definition सेक्शन 6 में दिया हुआ, then such evidence is admissible by rule provided under section 6 of Evidence Act. तो therefore हियर से में भी इनडायरेक्ट एविडेंस है, रेस जेस्टे में भी इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो सेक्शन 6 में एडमिसिबल है, तो देयरफॉर रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेप्शन टू हियरसे, दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ हियरसे रूल। तो दूसरा क्वेश्चन में एक्सेप्शन ऑफ हियरसे रूल, पहला आपका रेस जेस्टे हो गया, दूसरा आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस, लास्ट सीन एविडेंस हो गया, दैट इज आल्सो एक्सेप्शन। डाइंग डिक्लेरेशन, बेस्ट एविडेंस मस्ट कम, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन, हाउ दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जिस आदमी का स्टेटमेंट है वही प्रूफ करेगा। अगर ए का कोई स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रूफ करेगा। ए का स्टेटमेंट अगर कोई दूसरा आदमी कहता है तो डेट इज इनडायरेक्ट एंड डेट बिकम्स इनएडमिसिबल, और इनएडमिसिबल बाय हियरसे रूल। लेकिन रेस जेस्टे में अगर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेम प्लेस सेम टाइम और डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम है तो डेट बिकम्स एडमिसिबल। तब मान लीजिए कि ये विक्टिम है, इसने मरने से पहले इसको बयान दिया, इसकी तो डेथ हो गई, अब इसका बयान ये प्रूफ करेगा कोर्ट में। ए विक्टिम है, डाइंग डिक्लेरेशन दिया, बी ने रिकॉर्ड किया इसके स्टेटमेंट को, अब ए का जो स्टेटमेंट है बी बताएगा कोर्ट को, तो दिस स्टेटमेंट ऑफ ए इज नॉट कमिंग डायरेक्टली, इट इज कमिंग थ्रू बी।
तो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 क्लॉज 1 इज आल्सो एन that is also considered to be an exception of hearsay rule. तो और लास्ट में कि देखिए जो सेक्शन 5 to 9 सेक्शन 6 इज रेस जेस्ट and section 7, 8 and 9 these are extension of these are extension of सेक्शन 6 आपका रेस जीएसटी हो गया, 7, 8, 9 एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेस जीएसटी रूल। हम लोग 7, 8, 9 आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कल करेंगे हम लोग, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और अब वीडियो समाप्त करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसका लाभ बाकी स्टूडेंट्स को भी मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।